कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज किससे बनी है? हम जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, सब कुछ छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ के मूल तत्व हैं, जैसे लेगो ब्लॉक जिनसे हमारी दुनिया बनती है। परमाणु का विचार प्राचीन ग्रीस से आया है, जहां दार्शनिक पदार्थ की प्रकृति पर विचार करते थे। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी में ही वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना के रहस्यों को उजागर करना शुरू किया। कई प्रयोगों और सिद्धांतों के माध्यम से अब हम पदार्थ की इन छोटी इकाइयों को अच्छी तरह समझते हैं। परमाणु अपने छोटे आकार के बावजूद और भी छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें उप परमाणु कण कहते हैं। ये उप परमाणु कण हमारी कहानी के असली नायक हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो सभी पदार्थों के गुणों और व्यवहार को निर्धारित करते हैं। आगे हम परमाणु संरचना की दुनिया में जाएंगे, उप परमाणु कणों की खोज, परमाणु मॉडल के विकास और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की खोज करेंगे। उप परमाणु कणों की खोज ने परमाणु की हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव लाया। यह सब 19वीं सदी के अंत में जे थॉमसन के प्रयोगों से शुरू हुआ। थॉमसन के कैथोड रे ट्यूब प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, जो एक ऋणात्मक आवेश वाला कण है और किसी भी ज्ञात परमाणु से बहुत हल्का होता है। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का काम आया, जिनके गोल्ड फॉइल प्रयोग ने परमाणु के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया। सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके रदरफोर्ड ने पाया कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, जबकि कुछ बड़े कोणों पर विक्षेपित हुए। इससे उन्होंने परमाणु के नाभिकीय मॉडल का प्रस्ताव रखा, जहां परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में एक छोटे धनावेशित नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं। अंत में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज के साथ तस्वीर पूरी की, जो प्रोटॉन के साथ नाभिक में पाया जाने वाला एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज ने समस्थानिकों के अस्तित्व की व्याख्या की, जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। उन्नत प्रयोग तकनीकों के आने से पहले वैज्ञानिक परमाणु की संरचना की कल्पना और व्याख्या करने के लिए मॉडल पर निर्भर थे। ये मॉडल, हालांकि अपने समय के वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा सीमित थे, परमाणु की हमारी समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुरुआती मॉडलों में से एक जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें परमाणु को एक धनावेशित गोले के रूप में देखा गया था, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जड़े हुए थे, जैसे हलवे में किशमिश। हालांकि यह मॉडल परमाणु की विद्युत तटस्थता की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन यह रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामों को स्पष्ट नहीं कर सका। 1911 में प्रस्तावित रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल ने एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। इसने परमाणु को ज्यादातर खाली जगह के रूप में दर्शाया, जिसके केंद्र में एक छोटा, घना और धनावेशित नाभिक होता है, जिसकी परिक्रमा इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन परमाणुओं की स्थिरता की व्याख्या करने में विफल रहा, क्योंकि शास्त्रीय भौतिकी ने भविष्यवाणी की थी कि परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा खो देनी चाहिए और नाभिक में गिर जाना चाहिए। 1911 में किया गया रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल प्रयोग परमाणु सिद्धांत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में खड़ा है। अपने सरल डिजाइन में इस प्रयोग ने परमाणु की संरचना में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की, प्रचलित प्लम पुडिंग मॉडल को उलट दिया और पदार्थ की नई समझ का मार्ग प्रशस्त किया। प्रयोग में सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करना शामिल था, जो रेडियोधर्मी पदार्थों द्वारा उत्सर्जित धनावेशित कण होते हैं। रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने उम्मीद की थी कि अल्फा कण सोने की पन्नी से न्यूनतम विक्षेपण के साथ गुजरेंगे, यह मानते हुए कि परमाणु का द्रव्यमान और आवेश पूरे आयतन में समान रूप से वितरित है। हालांकि परिणाम आश्चर्यजनक थे। जबकि अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से होकर गुजरते थे, एक छोटा सा अंश बड़े कोणों पर विक्षेपित हो जाता था। कुछ तो उस दिशा में वापस उछल जाते थे जहां से वे आए थे। इस अप्रत्याशित प्रकीर्णन पैटर्न को प्लम पुडिंग मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सका। इन अवलोकनों के लिए रदरफोर्ड ने परमाणु के अपने क्रांतिकारी नाभिकीय मॉडल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने महसूस किया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा, घना और धनावेशित नाभिक होना चाहिए, जहां उसका अधिकांश द्रव्यमान केंद्रित हो। यह नाभिक उस मजबूत प्रतिकर्षण के लिए जिम्मेदार होगा, जिसके कारण अल्फा कण बड़े कोणों पर बिखर गए।
भाग 5 बोहर की क्वांटम छलांग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। जबकि रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल ने गोल्ड फॉइल प्रयोग के परिणामों को सफलतापूर्वक समझाया, फिर भी इसमें एक बड़ी खामी थी। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों को लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए, ऊर्जा खोनी चाहिए और नाभिक में चले जाना चाहिए, जिससे परमाणु स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। 1913 में नील्स बोहर, एक डेनिश भौतिक विज्ञानी, ने एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तावित किया, जिसने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को शामिल करके इस समस्या का समाधान किया। बोहर का मॉडल, हालांकि नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की शास्त्रीय अवधारणाओं पर आधारित था, ने इलेक्ट्रॉनों के लिए परिमाणित ऊर्जा स्तर पेश किए। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशिष्ट असतत कक्षाओं या ऊर्जा स्तरों पर कब्जा कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर से जुड़ी होती है और इलेक्ट्रॉन फोटॉन के रूप में ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित करके इन स्तरों के बीच कूद सकते हैं। यह मॉडल, हालांकि एक महत्वपूर्ण प्रगति थी, फिर भी एक सरलीकरण था। इसने हाइड्रोजन, सबसे सरल परमाणु के लिए अच्छा काम किया, लेकिन अधिक जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रा की सटीक भविष्यवाणी करने में विफल रहा। फिर भी बोहर के मॉडल ने आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के विकास और परमाणु संरचना की हमारी वर्तमान समझ की नींव रखी। भाग 6 परमाणु की पहचान को समझना। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। प्रत्येक तत्व की एक अनूठी पहचान होती है, जो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है, जिसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु क्रमांक, जिसे प्रतीक G द्वारा दर्शाया जाता है, तत्व और उसके रासायनिक गुणों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि सभी ऑक्सीजन परमाणुओं में 8 प्रोटॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या, जिसे प्रतीक A द्वारा दर्शाया जाता है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, द्रव्यमान संख्या परमाणु के द्रव्यमान का अनुमान देती है। उदाहरण के लिए, कार्बन के सबसे सामान्य समस्थानिक कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जिससे इसकी द्रव्यमान संख्या 12 हो जाती है। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को समझना परमाणुओं के व्यवहार और एक दूसरे के साथ उनकी परस्पर क्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये संख्याएं आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने और रासायनिक बंधन और परमाणु प्रतिक्रियाओं के सिद्धांतों को समझने के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। भाग 7 कोशों में इलेक्ट्रॉन बोहर-बरी योजना को उजागर करना। एक परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का वितरण यादृच्छिक नहीं होता है, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित एक विशिष्ट व्यवस्था का पालन करता है। बोहर-बरी योजना इस इलेक्ट्रॉन विन्यास की कल्पना और समझने का एक उपयोगी तरीका प्रदान करती है। इस योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशिष्ट ऊर्जा स्तरों या कोशों पर कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें प्रमुख क्वांटम संख्या द्वारा दर्शाया जाता है, जहां n 1, 2, 3 इत्यादि के बराबर होता है। पहला कोश n बराबर 1 नाभिक के सबसे करीब है और इसका ऊर्जा स्तर सबसे कम है, जबकि बाद के कोशों में उत्तर उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं। प्रत्येक कोश अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या धारण कर सकता है, जो सूत्र 2n वर्ग द्वारा निर्धारित होता है, जहां n प्रमुख क्वांटम संख्या है। उदाहरण के लिए, पहला कोश अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है, दूसरा कोश 8 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है, इत्यादि। बोहर-बरी योजना हमें तत्वों के रासायनिक व्यवहार को समझने में मदद करती है। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, रासायनिक बंधन में शामिल होते हैं और परमाणु की प्रतिक्रियाशीलता और रासायनिक बंधनों के प्रकार को निर्धारित करते हैं, जो यह बना सकते हैं। भाग 8 एक परमाणु विषय पर बदलाव, समस्थानिक और संभारिक। जबकि एक ही तत्व के परमाणुओं में समान परमाणु क्रमांक होता है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या के कारण उनके द्रव्यमान संख्याएं भिन्न हो सकती हैं। ये विविधताएं समस्थानिकों को जन्म देती हैं, जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए,
कार्बन के 3 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तीनों समस्थानिकों में 6 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन वे न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन होते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समस्थानिकों के कई अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए कार्बन 14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में प्राचीन कलाकृतियों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि आयोडीन 130 का उपयोग चिकित्सा, इमेजिंग और थायराइड विकारों के उपचार में किया जाता है। दूसरी ओर संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम 40 और आर्गन 40 संभारिक हैं। दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है, लेकिन परमाणु संख्याएं अलग अलग हैं। पोटेशियम के लिए 19 और आर्गन के लिए 18। समस्थानिकों और संभारिकों को समझना परमाणु संरचना और उसकी विविधताओं की हमारी समझ का विस्तार करता है। परमाणुओं के दायरे में सूक्ष्म बारीकियों और विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में उनके गहरे निहितार्थों पर प्रकाश डालता है।